4% टैक्स, कहा जवाबी कार्रवाई करना चीन की बड़ी गलती थी। जिनपिंग ने अमेरिका सामान पर लगाया था 34% टैक्स। Headlines presented by पतंजलि डिशवॉश बार और लिक्विड, नीम नींबू और आग की ताकत वाला, हाथों पर नरम चिकनाई पसंद। एसोसिएट स्पॉन्सर जिंदल स्टील, द स्टील ऑफ इंडिया। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, मां के हाथ से बने मिलाने के घी जैसा। शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग गुजरात के अहमदाबाद से, जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद खास रहने वाला है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं का आज संबोधन होगा। सीडब्ल्यूसी के प्रस्तावों पर भी आज मोहर लगेगी। आगामी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी और पार्टी नेताओं को कुछ बड़े टास्क सौंपे जा सकते हैं। दूसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्वेत वस्त्र में पीएम मोदी नवकार महामंत्र का जाप करते नजर आए। इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधि एक साथ वैश्विक सामूहिक मंत्र के जाप के साक्षी बने। पीएम मोदी ने कहा कि नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। तीसरी ब्रेकिंग, आज रात 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत पहुंचेगा। सुरक्षा एजेंसीज और जांच अधिकारी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ये राणा वही शख्स है जिसने डेविड हेडली को भारत भेजकर मुंबई हमलों की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। उसके प्रत्यर्पण को भारत की कानूनी और कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। चौथी ब्रेकिंग, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान हुई। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है। आज सुबह राम रहीम रोहतक जेल से बाहर आ गया। राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची। जानकारी के मुताबिक राम रहीम इस बार भी सिरसा जेल में ही रहेगा। पांचवी ब्रेकिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और 11 बजे से पीएम आवास पर ये बैठक होगी। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। छठी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रहा प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सातवीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र आज भी वक्फ को लेकर कल सदन में काफी हंगामा हुआ था और विधायकों के बीच हाथापाई तक हुई। कल विधायकों ने वक्फ कानून की प्रतियां भी फाड़ दी थी और ये लोग वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक आज बुधवार 2025-26 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रेपो रेट में 0.25% कटौती की संभावना है। रेपो रेट में कटौती से ईएमआई में राहत मिल सकती है। फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिससे घटकर 6.25% हो गया था। नौवीं ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक और नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने चीन पर रात 12 बजे से 104% टैरिफ लगा दिया। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने 104% टैरिफ लगाने के बाद प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि चीन के ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश किसी भी तरह के नकारात्मक बाहरी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए भी सक्षम है। कार चालक ने एक के बाद एक 6 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 5 छात्रों समेत कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने नशे में धुत कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की।
एक बार फिर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और इस बार इसके केंद्र में है दलित। बीजेपी से लेकर कांग्रेस इस समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए खास अभियान पर है। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल ने दलितों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे बीजेपी के साथ साथ दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों की टेंशन भी बढ़ सकती है। उधर बीजेपी भी दलितों में पकड़ मजबूत करने के लिए खास मुहिम शुरू करने वाली है। ऐसे में सवाल ये कि गुजरात से राहुल की शुरुआत यूपी बिहार तक आएगी जाती की बात। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, जिसका समीकरण समझाने के लिए मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। साथ ही एक बड़ा सियासी पैनल भी हमारे साथ विभाग की पहली डिबेट में जुड़ गया है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि किस तरह जाति पर मचे घमासान को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी हो सकता, अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। तो चलिए आज जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ। आज हमारे साथ बीजेपी से हैं अनामिका पासवान जी, कांग्रेस से टीना करणवीर है हमारे साथ, जेडीयू से हेमराज राम है, राजेश भट्ट आज एलजेपीआर से हैं, जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको नजर आ रहे हैं अहमदाबाद से लाइव मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, क्योंकि आज आप देख सकते हैं सीधा यहाँ अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर जिस तरह से एआईसीसी का अधिवेशन और तमाम नेताओं से पीछे घिरा हुआ। संजीव, सीधे आपके पास आ रही हूँ, जरा दिखाइए पीछे क्या तस्वीर और यहाँ पर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, जिससे अब जो रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है सीधे सीधे लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सीधा टारगेट करेगी। कितनी सफल होती दिख रही है कांग्रेस अपनी इस रणनीति में? संजीव, देखिए कांग्रेस का जो संविधान है उसके मुताबिक देश भर से, हर जिले से और कभी एक जिले से 2 या 3 वो डेलीगेट्स बनाती है, और वो डेलीगेट्स जो कि स्थानीय स्तर पर नहीं होते वो एआईसीसी के डेलीगेट्स कहलाते हैं, और उन डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस समय समय पर अपना अधिवेशन आयोजित करती रहती है। वो एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह होता है, नेतृत्व क्या कहता है और जमीन पर क्या लेकर के जाना है प्रतिनिधियों को, वो बात उन्हें इस तरह के अधिवेशन में बताई जाती है। ऐसा एक अधिवेशन इस वक्त अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। उसके पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन प्रस्तावों को आज यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स, जिनकी संख्या करीब 1700 से ज्यादा है, उनके बीच में पारित किया जाएगा। अब मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो मैं मंच के ठीक सामने खड़ा हूँ और देश भर से जो डेलीगेट्स आए हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पूरे देश भर से आए डेलीगेट्स, जो कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के सिपाही कहलाते हैं, वो मौजूद हैं। उधर मंच के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद, और सभी बड़े शीर्ष नेता, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा पार्टी प्रभारी और एमएलए और एमपी कांग्रेस के मौजूद हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता, एआईसीसी डेलीगेट्स, जो कि अपने अपने इलाकों में खासा भूमिका रखते हैं। कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर है, जैसे कि एक नई तैयारी, एक नई लड़ाई का उद्घोष किया जा रहा है, और कोशिश इस बात की जा रही है कि एक बार फिर से ऊर्जा लाई जाए। अब यहाँ पर लड़ाई जहाँ अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई तो गुजरात में ही है। 3 दशकों से यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस नहीं है,
और ऐसा कौन सा रोड मैप आज तय हो जाएगा जो कि कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर के आएगा, ये तय होना है, देखना है मन से क्या कहा जाता है। कल जो बात कही गई थी, आपने भी उस बात को कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी को एक निश्चित मोड़ दिया है हाल के दिनों में, और वो ये है कि तमाम समाज में पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो हर पार्टी का अवसर रहता है, लेकिन बड़े खास तरीके से इसे उस तरफ मोड़ दिया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि हमको उनकी आवाज़ बनना है जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जो अकलियत है, जो महिलाएं हैं। और इस तरफ पार्टी को जातीय टर्न देने की जो बात है, ये शायद कांग्रेस में पहली दफा देखा जा रहा है। और यहीं पर से वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि उसके अपने तमाम सहयोगी भी तो इसी तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरे दल हो। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस का अपना जो संबंध है अपने सहयोगियों से कुछ उसी तरह का हो जाएगा क्या, जैसा कि उसका आम आदमी पार्टी के साथ हो गया, ये देखना है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वाला जो उदाहरण है वो भी आपको गुजरात में भी दिखाई पड़ता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एक दफा चुनाव लड़ी और फिर 13% वोट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा 182 में से 153 सीटें मिली, जो कि पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए चले गए। 149 रिकॉर्ड था जो चिमन भाई पटेल का, जो कि कांग्रेस के थे। तो इसीलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो कथित सहयोगी हैं वो आपस में बढ़ जाते हैं। ये तमाम साहब हैं, अभी मंत्री की बात करते थे, तमाम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और सबों को इस बात का इंतजार कि कांग्रेस का वो रोजी दौर, वो फिर गुलाबी दौर कब आता है। अब यहाँ पर एक तो वैसे बात हो गई कि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट टर्न दिया जाएगा कांग्रेस को। मैडम किस तरफ जाएंगी, लाइक हो रहा है, मैडम किस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, हाँ। तो एक तो ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट टर्न दिया जाएगा कांग्रेस को और जातीय गुणागणित के हिसाब से चीजों को तय किया जाए, और शायद हिंदुत्व का जो कार्ड है उसे काटने के लिए ये कोशिश ला रही है कांग्रेस। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरी बहुत बड़ी बात है जो कि करने जा रही है कांग्रेस, और वो है कि अभी तक प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या फिर पार्टी प्रभारी होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या इस बार कोई बदलाव है? तो जी हाँ, बदलाव है। कल उसके बारे में बात हुई है और आज यहाँ पालन कराया जाएगा कि जो जिला होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट अब माना जाएगा कांग्रेस में, और जिला सीधे दिल्ली से जुड़ा रहेगा और वो उसकी अपनी एक हिस्सेदारी होगी टिकटों को तय करने में। टिकटें जो तय हुआ करेगी जिला अध्यक्षों की अपनी राय और उनके मशवरे के बाद ही तय हुआ करेगी। ये पार्टी आज फैसला लेने जा रही है। ग्रासरूट्स की तरफ कांग्रेस बढ़े कोशिश इस बात की है और इसी क्रम में आज ये बैठक आहूत की गई है। कौन सा ऐसा रोडमैप निकलता है, दो मुद्दों से क्या वो रास्ता निकलता है जिससे कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ पाती है, देखना ये है। बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा, बहुत ही जबरदस्त आयोजन किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर सबसे बड़ा आयोजन यहाँ है तो यहाँ गुजरात के लिए है, और देखना यही है कि धीरे धीरे चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो बैकवर्ड्स हो, चाहे वो दलित हो, वो तमाम लोग पार्टी के प्रति सहयोगी हुआ करते थे, उन सबों को वो एक तरह से कई पार्टियों ने जो उसकी अभी सहयोगी है वो धीरे धीरे लेकर जाती है। ऐसे में क्या ये संभव हो पाएगा कांग्रेस को अपनी पुरानी ताकत वापस ले आना, या ऐसा बंद कर देने वाले हैं, इस बात का रहेगा। जी आप लगातार बने रहिएगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ, जो कि लगातार हमारे साथ बिहार की तस्वीर जनता के सामने रख रहे हैं, सासाराम से फिलहाल लाइव हैं। राजीव, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हर बार कहते हैं कि जब जब धर्म का काट चला जाएगा उसे जाति से काटने की कोशिश की जाएगी, और वहीं स्थिति इस बार की ठीक बिहार चुनाव से पहले नजर आ रही है, धर्म वर्सेस जाति। लेकिन यहाँ तो इस वक्त जाति के आधार पर उस समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाजों से साधने की कोशिश तो यहाँ हर तरफ दिख रहा है। तो ये समाज आखिर है किसके साथ? क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी यहाँ नजर आती है। लोकसभा में वही वोट बैंक जो यहाँ पर महागठबंधन के साथ खड़ा नजर आता है, 3-4 महीने के अंदर ही होने वाले विधानसभा चुनाव में वो वापस एनडीए की तरफ शिफ्ट होता दिखता है। तो इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है राजीव? देखिए पूजा, अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सबसे पहले अपने सवाल का जवाब देने के लिए एक घटना सुनाता हूँ आपको। मुलायम सिंह यादव
हुआ ये कि मंडल कमंडल की राजनीति के बाद पिछले 30-35 वर्षों से राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। ये बात भी अपने आप में विडंबना कहिए, आयरनी कहिए, आश्चर्यजनक बात कहिए कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले हैं, उनके साथ कुछ ही दिनों के बाद ये जो सोशलिस्ट लीडर बाद में जो पिछड़े दलों के नेता बने, वो ज्यादातर लोग नहीं गए। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है, उन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ जाकर के पार्टी बनाई और उन्होंने चंद्रशेखर जी को अपना नेता माना था। एक जहाज यात्रा में दिल्ली से लखनऊ जाते वक्त काशीराम और मुलायम सिंह एक ही जहाज में एक साथ बैठे हुए थे। उस समय बातचीत के दौरान काशीराम ने मुलायम सिंह से कहा, और ये बात मैं एक किताब से उद्धृत कर रहा हूं जो कि चंद्रशेखर जी ने बातचीत करने वाले को कही है। पहले तो ये लोगों को न लगे ये कहानी मैं अपने मन से सुना रहा हूं। तो मुलायम सिंह यादव से काशीराम ने कहा कि देखो, एक बात साफ रखो, देश में अब जाति की राजनीति, पिछड़े अगड़े की राजनीति, दलित की राजनीति, मुसलमान की राजनीति का दौर आ रहा है। और अगर तुम ये समझते हो कि चंद्रशेखर जी जो कि क्षत्रिय है, राजपूत है, उनकी सरपरस्ती में रहते हुए, उनकी पार्टी में रहते हुए तुम पिछड़ों को अपने साथ जोड़ लोगे, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमको अपनी पार्टी का नेता खुद बनना होगा, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनना होगा। चंद्रशेखर जी के साथ अपने रिश्तों को आप चाहे जैसे निभाओ, लेकिन पिछड़ों को लामबंदी के लिए पिछड़ों को उसका नेता होना जरूरी होगा। ये बात काशीराम ने, देखिए मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि काशीराम जैसा सोशल इक्वेशन को समझने वाला आदमी पिछले 40-50 वर्षों में दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और उसी के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बात ठीक है कि उन्होंने चंद्रशेखर जी को विश्वास में लिया। चंद्रशेखर जी ने अपने कुछ लोगों को जातिगत समीकरण के हिसाब से, उन दिनों के समीकरण के हिसाब से अपनी पार्टी के नेताओं से ये कहा कि आप मुलायम सिंह यादव के साथ चले जाओ, उसकी पार्टी का भविष्य है और आपके लिए वहां ठीक रहेगा। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में अकोमोडेट करो, ये बात ठीक है। अब वहां से राजनीति चलते चलते पूजा आज ये आ गई है कि पिछड़ों में भी, और पिछड़ों में भी नहीं, पिछड़ों में ही सबसे ज्यादा जातियों के नेता बनते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें बिहार में ही देखें तो जो भी जाति 2 से 4% वाली है, उसके सब के जातियों के नेता हैं, चाहे बाजी जी हो, चाहे सहनी जी हो, चाहे आप कितने नाम में गिनाओ। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजभरों के नेता, चौहानों के नेता, यादवों के नेता, पटेलों के नेता, सब तरफ के नेता। तो अब ये नेता जातियों के नेता, पिछड़े नेता शायद होना मुश्किल हो रहा है, अब ये जातियों के नेता हो रहे हैं और ये जातियों के नेता ये पैरों के लिए समर्थन मिल जा रहा है। तो अब ये परिवार और पैसे के लिए थोड़ा ये जितनी जातियों चारपाई हो जाती है, वो परिवार और पैसे से ऊपर नहीं। एक मोमेंट और जबरदस्त मोमेंट है इसका, पैर को साइड में फेंकना, पूरे पैर को अपने बॉडी के समान। सत्ता आती है उसके साथ इनका गठबंधन हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान इसके सबसे सशक्त उदाहरण है कि अभी चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ गए थे, इवन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने क्या क्या कहा था, और उसके बाद सत्ता पलटते ही आज वो कैबिनेट मिनिस्टर। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी के खुद के नेतृत्व में कितने पिछड़े हैं। अगर आप, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आप अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह को अभी एक हफ्ते तक पहले आप रखेंगे, एक से एक मोमेंट है, पैरों के, घुटनों के, टखनों के, रीढ़ की हड्डी के साथ में इसको कनेक्टेड किया जाता है। साइकी का मोटिनस, फिर स्पिंडली, थाई, पंजा, घुटना, टकना, फिर ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। टोटल बहुत प्यारी एक्सरसाइज। अब ये बॉडी हाफ में, दोनों में, और अब ये 62 ईयर ओल्ड मैन में ये शॉर्ट वीडियो है। तो ये स्ट्रेचिंग, अभी शरीर को, बॉडी को ऐसी जगह पर खड़ा किया जाए, इसको डर लगे, बैलेंस रोकने का तो है, लेकिन इसको डर लगे मैं गिर ना जाऊं, ये बैलेंस कैसे रोके, शरीर का मूवमेंट को कैसे ये जज़ब करे, इसके लिए अब टेबल पे खड़ा होके करो, दीवार के ऊपर खड़ा होके करो, हाइट इतनी दो, अगर गिर गया तेरा पैर टूट जाएगा, तेरा कोहनी टूट जाएगा, तेरा पसली टूट जाएगा, कंधा टूट जाएगा,
घुटना टूट जाएगा, इसको वो महसूस कराओ। और वो अभी स्ट्रेचिंग में करता हूँ, 10 स्ट्रेचिंग डालूंगा अभी इसके ऊपर। और वो डालूंगा कि जो मतलब इसको बैलेंसिंग, ये नापेगा अपने बॉडी को, अपने शरीर को पूरे को जज़ब करेगा। तो वो अभी 10 शॉर्ट वीडियो में ये 62 ईयर ओल्ड मैन पे डालता हूँ, वो मेरा चैनल है, और उस पर ये 10 वीडियो डालता हूँ। अब ये फुल वार्म अप बॉडी होने के बाद में इसमें डाला जाता है। फुल बॉडी वार्म अप होती है ना, तब स्ट्रेचिंग में मज़ा आता है। फिर खड़े हो जाओ आंख बंद कर करके, कहीं भी कितनी भी हाइट में खड़े हो जाओ, छत की मंडेर पे खड़े हो जाओ, वहाँ भी ये पेड़ की टहनियों के ऊपर वहाँ जा करके खड़े हो जाओ, वहाँ भी आपको ये बैलेंसिंग करके रोक करके बताएगा अगर मेरे अंदर दम खम है, मेरी मांसपेशियाँ जागृत हैं, मैं जागृत हूँ और तेरे को भी जागृत रखूँगा। ये कर करके अब ये 10 वो वीडियो है, मैं ये 62 ईयर ओल्ड मैन पे डालता हूँ और कोई भाई देख सकता है।